नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। कल यानी 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में कोई चूक ना हो, किसी विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि का वोट खराब ना जाए, इसको लेकर बीजेपी पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। बीजेपी ने विधायकों से लेकर सांसदों तक को मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए आज प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रपति चुनाव कार्यशाला मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम विधायकों, निर्दलीय विधायकों ने शिरकत की। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी को अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। सभी को आगे आना चाहिए। और जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू जी का सवाल है, बहुत सारे दलों ने, बहुत सारी विधायकों ने और सांसदों ने, सब ने जो है अंतरात्मा की आवाज़ पर सब लोग आगे आ रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे समाज से आती हैं जो समाज हमेशा पीछे रहा है। आदिवासी समाज हमारा, जनजाति समाज, तो सब लोग द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी से पहले जो है वो द्रौपदी जी का चयन करने के लिए जो है उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में भी हो जाए। नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। जगदीप धनखड़ जी का एक लंबा कैरियर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों अनुभव प्राप्त किए हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तमाम अच्छे कार्य किए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उनके उपराष्ट्रपति पद पर सुव्यवस्थित होने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश का हर क्षेत्र में फायदा होगा, हर क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा। गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में इस अभियान को लिया है। पिछले चुनाव में देखने में आया था कि जब राष्ट्रपति के चुनाव में काफ़ी वोट रद्द हुए थे या डालने में त्रुटि हुई थी। इसमें त्रुटि ना हो, इस प्रकार का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अपने सारे विधायकों को और सांसद गणों को इसमें एक कार्यशाला के माध्यम से, और कार्यशाला कल हमारी हुई थी, आज सुबह सभी विधायकों को हमने बुलाया और विधायकों को यहाँ ठीक प्रकार से मतदान की जो प्रक्रिया है कैसे गुजरेंगे वो इस प्रकार का पूरा प्रक्रिया से गुजारा। हमने महामहिम राष्ट्रपति के लिए माननीय मुर्मू जी को पूरा समर्थन है। प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसलिए हमने एक जनजातीय महिला को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है महामहिम का। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मुर्मू जी राष्ट्रपति बने। और हमारे कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है। कल होने वाले मतदान में जनप्रतिनिधियों से किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। कल राष्ट्रपति चुनाव है और इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं खुद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी से बात करते हैं। सर, आज मॉक ड्रिल की गई है, क्या कुछ? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों को ये सलाह दी है कि 2 दिन की कार्यशाला जो है विधायकों की जाए। कल भी हम लोगों की कार्यशाला हुई और आज भी। आज प्रत्येक विधायक ने अपने वोट कैसे दिए जाते हैं, क्या क्या, उसकी पूरी बारीकी जानकारी यहाँ पे दी। सब ने फिर पूरा रिहर्सल किया गया और मुझे बड़ी खुशी है कि सब उसमें पास निकले हैं। और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति जी इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी हमारे पास 2 निर्दलीय विधायक और 2 बसपा के विधायक जो है इस समय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आपने हमारे साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी ने साफ तौर से कहा है कि कल राष्ट्रपति चुनाव है, जिसको लेकर के प्रदेश कार्यालय में मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे हैं, संजय डोभाल मौजूद रहे हैं और बसपा से शहजाद जो हैं विधायक वो मौजूद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कोई भी वोट गलत ना डाला जाए, इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें तमाम जो प्रदेश के विधायक हैं वो भी मौजूद रहे हैं, मंत्री, सांसद, सब लोग इसमें मौजूद रहे हैं। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं स्क्रीन जाफरी, एनबी न्यूज़।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। विधानमंडल दल बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस दौरान मत प्रक्रिया को लेकर सभी बीजेपी विधायक और सांसद इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होने वाले मॉक ड्रिल में निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल और खानपुर से उमेश कुमार भी इस दौरान इस बैठक का हिस्सा रहे। धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने इस दौरान कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। कल राष्ट्रपति जी के लिए वोट पड़ने हैं और जानकारी में आया है कि कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जो डाले गए वोट हैं वो गलत साबित होते हैं। इसके लिए मॉक ड्रिल है ताकि कोई वोट खराब ना हो और 100% वोट। तो वहीं शनिवार की देर रात मोहान क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक पर बाघ द्वारा हमले कर उसे मौत के घाट उतारने के मामले में रविवार को ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे 309 पर जाम लगा दिया और इस बीच वहां से गुजर रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जाम में फंसने के बाद ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए ग्रामीणों की समस्या को सुना। मामले में करीब 3 घंटे तक जाम में सड़कों पर वाहन फंस गए, लेकिन घंटों तक मौके पर वन विभाग और प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। तो इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही कई अधिकारियों और जिला अधिकारियों धीराज सिंह गवरियाल को फोन करते हुए घटना की जानकारी से अवगत कराने के साथ ही नाराजगी व्यक्त की। नहीं, जाम में फंसना एक बात है, वो जाम तो उचित है। क्या करें गांव के लोग। ये दूसरा अटैक है बाघ का और एक व्यक्ति पहले मरा, फिर ये दूसरा मर गया। तो लोगों में क्रोध है, गुस्सा है और उसकी बॉडी ट्रेस नहीं हुई कल शाम से। और मैंने अभी कहा, डीएफओ से भी कहा और चीफ मिनिस्टर से भी मेरी बात हो गई है। मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा भैया वो बॉडी को यदि नहीं खोज पाओगे तो पता चला वो जितने शेर खाएंगे वो सब आदमखोर हो जाएंगे। वो तो कल शाम से इनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। सर्च पार्टियां बना करके जंगल में डाली जानी चाहिए थी ताकि कम से कम जो है उस मांस को दूसरे शेर बच्चे और वो खा सके। और पिंजरा कल तक यहाँ लग जाना चाहिए था, खतरनाक, क्योंकि जिसने अटैक करके खींच के खा लिया तो अंदाज लगा लीजिए। उन्होंने कहा है कि अभी आप ही के सामने बातचीत हुई, डीएम से भी, सीएम से भी बात हो गई, डीएफओ से भी बात हो गई, एक डायरेक्टर से बात नहीं हुई है, मैं उनसे भी बात करूँगा अभी। और उनको हमने कहा है एक तो बॉडी ट्रेस करने के लिए पूरी ताकत लगाएं, जो बॉडी। सावन महीने के शुरू होते ही करीब 2 साल बाद कांवड़ यात्रा भी जारी है, लेकिन इस साल की कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले होने की आशंकाएं जताई जा रही है। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांवड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों की साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया। गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नहीं, हमारी कांवड़ यात्रा सुरक्षित होगी और उसके लिए हमने सभी सुरक्षा के जितने भी एजेंसियां काम कर रही हैं, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, वो मुस्तैदी से करेंगे। हर प्रकार की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण मेला रहा है और वर्ष 2007 में यूपी एटीएस ने एक मॉड्यूल पकड़ा था जिसमें क्लियर कट बात सामने आई थी कि उनके निशाने पर था, राष्ट्र विरोधी ताकतों के निशाने पर था कांवड़ मेला। तो तब से ही हम लोग इसको इस खतरे के प्रति सचेत रहते हैं। तो कांवड़ मेला की शुरुआत से पहले ही हमने स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला दिए थे और शुरुआती दौर से ही हमने वहाँ पर अपनी एटीएस की टीमें लगाई हुई हैं, बीटीएस की टीमें लगाई हुई हैं, डॉग स्क्वाड्स लगाए हुए हैं। लगातार हमारी जो है डेली ड्रिल के रूप में सभी भीड़ के स्थानों में, सभी पार्किंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह हमारे टीमें रहती हैं
हरिद्वार और बाकी मेला क्षेत्र ऋषिकेश नीलकंठ तक 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। तो हमारी चप्पे चप्पे पे नज़र है और पूरी तरह से हम। तो इधर गदरपुर की पिपलिया नंबर 1 गांव में हड़कंप मच गया है। डायरिया से कई लोग बीमार हो गए हैं और साथ ही एक महिला की मौत भी इस दौरान हो गई है। आनन फानन में कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही राजस्व विभाग एसडीएम गदरपुर भी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का कहना है कि महिला की मानसिक हालत खराब थी, लेकिन 15 जुलाई को शाम को तबीयत बिगड़ी और उसके बाद सुबह इलाज के दौरान ही इस महिला की मौत हो गई। प्रशासन ने सारे मामले से पल्ला झाड़ते हुए डायरिया से मौत की खबर को नकार दिया है। नहीं, मृत्यु का संज्ञान नहीं आया है। हाँ, आउटब्रेक हुआ है डायरिया का पिपलिया नंबर 1 गांव में, जिसमें मॉर्निंग में जैसे ही खबर हमारे पास पहुंची दो व्यक्ति एडमिट हुए थे। एक मेडिसिटी में केशव मंडल एंड जेएलएन में हुई थी एक महिला 50 वर्षीय, जिन्हें डायबिटिक हैं। वो उन्होंने ज़रूर हिस्ट्री दी कि उन्होंने बासी खाना खाया था। तुरंत ही हमारे डॉक्टर बलवीर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तुरंत मौके पहुँचे अपनी टीम के साथ, एएनएम के साथ, आशाओं के साथ, और तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर आने पता चला कि धीरे धीरे ये बढ़ा है। शायद कुछ पानी की समस्या यहाँ पर रही है, जल स्तर को लेकर या जल संस्थान को लेकर। 14 मरीज़ हमारे अभी सीएचसी गदरपुर में एडमिट हैं और भी 7-8 मरीज़ जेएलएन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए हैं। यहाँ सूचना मिली कि पिपलिया नंबर 1 में डिसेंट्री से कुछ लोग पीड़ित हैं। तो तत्काल जैसे सूचना मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम, राजस्व की टीम और जल संस्थान की टीम आने वाली है। तो यहाँ जो फर्स्ट एड दिया गया और कुछ लोगों को जो हॉस्पिटलाइज होने लायक थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएचसी भेजा गया है। और प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ जो अन्य लोग हैं 29 लोगों को ट्रीटमेंट भी किया गया है। और उनको जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके द्वारा एडवाइस की गई है कि साफ़ पानी, बॉयल पानी पिएँ और साफ़ सुथरा भोजन करें, हाथ धो लें। और थोड़ा चूँकि बारिश का समय है तो इसमें मेन जो इसका रीज़न होता है वो पानी का ही, कि शुद्ध पानी पिएँ। और एक यहाँ फैमिली है, एक उसमें कैजुअल्टी भी हुई है। वो पहले से बीमार महिला थी, अपने मायके में रहते थे, तो उसको भी देख लिया गया है। तो और यहाँ टीम जो है हमारी लगातार आती रहेगी ताकि अन्य कोई व्यक्ति इससे प्रभावित ना हो। और इसके साथ साथ जो हमारे ऑक्सीजन जल संस्थान है उनको भी कहा गया है कि जो उनकी टीम आके पानी की सैंपलिंग ले ले और क्लोरानाइजेशन करवा दे, ताकि जो है इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। ये हमारे गांव में जो आज कम से कम नहीं तो 30 पेशेंट आज डायरिया से जूझ रहे हैं, इसकी मुख्य कारण है हमारे महतोष मोड़। जैसे खुलेआम मीट मछली बेचना, उसके ऊपर मक्खी भिनकना और गंदगी, जितनी सुअर के मीट खुलेआम ऐसे बेच रहे हैं जैसे यहाँ पे एक कीड़े मकोड़े रहते। तो हम चाहते प्रशासन से कि इसकी तरफ पूरी से ध्यान दिया जाए। पूरा मामला तो कल से डायरिया होता, पहले से बीमार थे, इसका दिमाग खराब था और अच्छा। वो जो मिलते थे वही खाते रहते थे। अच्छा, और कल क्या हुआ है आपके यहाँ? ये कल से डायरिया हुआ और सुबह भी खिला पिला कर गए इनकी मम्मी। अच्छा, और ये दोपहर को पता नहीं वैसे दिमाग खराब था ना, इसलिए वो कहते थे कुछ भी खा ले, कुछ भी मिलता था वो खा कितने दिन से बीमार थे? ये बहुत दिन से, 4-5 साल से यहाँ वो इलाज कराते हैं और सब कहते नशा छोड़ दो, नशा भी नहीं छोड़ते थे। नशा किस तरह का करते थे? ये जितना तंबाकू मिलते थे वो सूटते वूटते सब कुछ खा लेते थे। मतलब कई बीड़ी का नीचे का हिस्सा मिल गया वो भी खा लेते थे चबा के। मानसिक हालत अच्छी नहीं थी। हाँ। अल्मोड़ा जिला अधिकारी वंदना द्वारा दूनागिरी सेब बागान, पांडवखोली ट्रैकिंग मार्ग और राजकीय चौबटिया उद्यान का निरीक्षण किया गया। रतखाल और दुधोली के ग्राम वासियों की समस्याएं भी इस दौरान सुनी गई और डीएचओ की समस्त स्टाफ की समीक्षा कर प्रति व्यक्ति नामवार एकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने कहा कि उद्यान का क्लस्टर बनाकर विकास किया जाएगा और कार्य की डिटेल वर्क प्लान बनाकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उद्यान विभाग बीडीओ और स्थानीय किसानों के साथ फेडरेशन बनाकर उद्यान की भूमि का सदुपयोग करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए।
इसके साथ ही जिला अधिकारी ने पांडवखोली ट्रैकिंग मार्ग पर भ्रमण किया और इसके सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटन विभाग को इसके लिए मानस कॉरिडोर के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। बाराहाट चौखुटिया एरिया के भ्रमण के बाद रास्ते में चौबटिया गार्डन के निरीक्षण का एक प्लान हम लोगों ने बनाया था। उद्देश्य ये है कि जो चौबटिया गार्डन को विकसित करने के लिए उद्यान विभाग प्रोजेक्ट बना रहा है, जो भी परियोजना शासन की तरफ से सैंक्शन की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसे इसका लाभ मिल सकता है। जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाई डेंसिटी का भी एप्पल का प्लांटेशन हुआ है और भी विभिन्न प्रजातियों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक्स बना के दिखाया गया है। वो अगर जनता को उसका लाभ मिले, वो फार्मर्स तक कैसे पहुँचे तकनीकी, उस विषय में हमारा जो विभाग है, उद्यान विभाग, वो कुछ काम करे, यही उद्देश्य है। तो अभी सभी विभाग के साथ हम लोग निरीक्षण भी करेंगे और जो भी दिशा निर्देश होंगे समुचित। सावन का महीना शुरू होते ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और श्रद्धालु कावड़ को लेकर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करने लगते हैं। तो वहीं कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी अब सतर्क है। जनपद उधम सिंह नगर में भी प्रशासन कावड़ यात्रा को लेकर पूरे तरीके से मुस्तैद है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह और कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया ताकि कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सकें। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, उसी के लिए रूट देखा गया है और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। कावड़ यात्रा जो ये प्रारंभ हो गई है और इसमें काफ़ी शिव भक्त जो है जल लेने हरिद्वार जाएंगे और फिर उनकी वापसी होगी। तो इसके लिए आज हमने रूट देखा है और जो भोजपुरी से कल हमारी एक बैठक हुई थी यूपी के अधिकारियों के साथ, हमारे उच्च अधिकारियों के और हमारे बीच में, तो इसमें आपसी समन्वय को लेकर बातचीत हुई थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम भोजपुरी तिराहा से ये जो महुआ डाबरा वाली रोड है, इस पर डाइवर्ट करेंगे कावड़ को। तो इसमें हैवी व्हीकल्स न जाएं, इसके लिए हम लोग अभी बैरियर वगैरह लगाएंगे और अपनी ड्यूटियां लगाएंगे। तो अभी 15 से 20 तारीख तक पंचक है, थोड़ा प्रेशर कम रहेगा। 20 तारीख के बाद यहाँ पर काफ़ी कावड़ आ सकती है जो इधर रामपुर की तरफ जाएगी और आगे रुद्रपुर भी जा सकती है। तो उनका मार्ग जो है एंट्री का जो हमारे जनपद में रहेगा बिजनौर से, वो जसपुर होके जाएंगी। तो इसी के लिए हम लोग आए थे और अभी हम लोग देख ही रहे हैं मार्ग को, इसमें किस तरह से ड्यूटियाँ रहेंगी, कैसे हम लोग बैरियर लगाएंगे और जो मार्ग में जो भी मीट और मच्छी की दुकानें हैं इस तरह से अंडा वाली, ये भी बंद होंगी। और बाकी 22 तारीख से ट्रैफिक भी अभी जो हैवी भारी वाहन है वो भी बंद होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बंद होंगे और चलेंगे तो हाईवे पर ही रहेंगे। इसके अलावा बाकी मार्गों पर उनकी आवाज़। उत्तराखंड के देहरादून में बैच 2010 की अफसर IAS सोनिका ने देहरादून के जिलाधिकारी पद को कमान संभाल ली है। पदभार ग्रहण करने से पहले जिलाधिकारी ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी होने के साथ ही IAS सोनिका सिटी की CEO भी बनाई गई हैं। साथ ही जिला अधिकारी ने कहा कि इस मौसम में उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देहरादून में चल रखी योजनाओं का रिव्यू लेने की रहेगी। वहीं जिस योजना पर सबसे जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी, उस पर सबसे पहले काम किया जाएगा। देहरादून के पदभार पे तो अब देखते हैं। अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं, अभी बरसात का सीज़न है तो क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी चार्ज साथ में है, तो जो रोड के वर्क हो गए, परेड ग्राउंड का काम हो गया, पल्टन बाज़ार का काम हो गया, ये तो हैं ही चैलेंजेस। प्लस अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है, डेंगू का भी सीज़न आने वाला है, तो उसको भी उसके लिए भी तैयारियों का जायज़ा लेना होगा। और साथ ही साथ अब जैसे मैं अभी रिव्यू लूँगी, उससे प्रायोरिटाइज़ करेंगे किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है और अकॉर्डिंगली फिर उस पर कार्य करेंगे। प्राथमिकता तो यही है, बरसात का सीज़न है, लोगों को जितनी कम असुविधा हो यहाँ पे, वही मेरी कोशिश। हरिद्वार कावड़ मेले में आस्था के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल वाली कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुरुग्राम से कावड़िये का एक ग्रुप इस राम मंदिर के मॉडल से बनी कावड़ को लेकर यहां हर की पैड़ी से रवाना हुआ।
तो वहीं कावड़ियों के अनुसार पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद ये कावड़ तैयार हुआ है और इसे बनाने में कई कारीगर लगे हैं। तो वहीं थर्माकोल शीट से बने रथनुमा राम मंदिर के इस भव्य मॉडल को देखकर हर कोई शिव की नगरी में भगवान राम के जयकारे कर रहा है। कावड़ियों ने बताया कि इस रथ को खींचकर वे पैदल ही यहां से गुड़गांव जाएंगे। चार 490 साल से हर हिंदू इसका इंतजार कर रहा था और 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे थे। हम तो 2 साल पहले प्लान करे बैठे थे। हम गुड़गांव के पास गांव है सोना में रिठौज से आए हुए। अब कैसे लेके जाएंगे इसे? अब इसे ऐसे लेके जाएंगे जी, चला के। ये पहिए हैं इसमें? पहिए हैं पूरा नीचे से चेचिस टाइप में। उत्तराखंड के हरिद्वार में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद परिवहन विभाग ने किराए में वृद्धि कर दी है। आपको बता दें कि कल से ही यात्रियों ने बढ़े हुए किराए के लिए अपनी यात्रा की। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के किराए में 15 से 27% तक की वृद्धि और प्राइवेट वाहनों में 38% तक की वृद्धि की गई है। तो वहीं परिवहन विभाग द्वारा बढ़ाए हुए किराए का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ये पूरे उत्तराखंड में ही किराया बढ़ा है। पहले जो किराया था प्लेन में, उत्तराखंड प्लेन में 1 रुपया 26 पैसे था, अब 1 रुपया 53 पैसे हो गया है। और जो हिल है, हमारी हिल में जो बसें चलती है, उनका किराया 1 रुपया 80 पैसे पहले था, अब 2 रुपये 16 पैसे हो गया है। जैसे कि पहले देहरादून का किराया 100 रुपये था, अब 120 रुपये हो गया। और ऐसे ही दिल्ली का 315 रुपये था, अब 330 रुपये हो गया। मशीनों में सब में किराया फीड हो गया और उसी हिसाब से किराया लिया जा रहा है। आम आदमी इस तरह कैसे जिएगा जब इतनी महंगाई हो रही है, राशन में, गैस सिलेंडर में, गाड़ी का किराया। तो आम आदमी इस प्रकार नहीं, ना तो खाना खा सकेगा, ना तो इधर उधर जा सकेगा, और आम आदमी के लिए तो बड़ी मुसीबतें हैं। तो सरकार इन बातों पे अपना विशेष अमल करे कि जिससे हर आदमी खाना भी खा सके, इधर उधर जा भी सके और हर आदमी के लिए सुविधा रहे। नाम मेरा है। महंगाई है, महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। बस का किराया हो चाहे लाइट बिल हो, इधर कुछ भी प्रॉब्लम है। महंगाई से आम जनता परेशान में है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बसों में किराया बढ़ा दिया है तो आम आदमी, हाँ, आम आदमी की जेब, आम आदमी वैसे ही परेशान है। पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, ये बस का तो छोड़िए, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, राशन का दाम बढ़ा हुआ है। इधर जो भी है सरकार को इसके। कावड़ यात्रा पर मंडरा रखे आतंकी साई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद उत्तराखंड की पौड़ी पुलिस ने नीलकंठ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर बनाए है। मंदिर के आने और जाने वाले सभी रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। खुद पौड़ी के एसएसपी यशवंत सिंह चौहान नीलकंठ मंदिर की सुरक्षा को लेकर जायजा ले चुके हैं। तो वहीं कावड़ियों और शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पौड़ी के साथ टिहरी और देहरादून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। तमाम पार्किंग स्थलों और नीलकंठ मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर का दावा है कि किसी भी प्रकार से कावड़ क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बनने नहीं दिया जाएगा। पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। एक अहम इसकी तैयारी का पार्ट है कांवड़ की, और इसमें जैसे रामझूला पुल है जहाँ से पैदल यात्री नीलकंठ महादेव को जाते हैं, तो रामझूला पुल पे एक अतिरिक्त डीएफएमडी लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी टीमें हमारी क्षेत्र में हैं। सीसीटीवी कैमरे से हम पूरे क्षेत्र पे हमारी नज़र है और सुरक्षा को लेकर हमारी तैयारी पुख्ता है। और इसमें सारे तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वो आएँ और सुरक्षा का पूरा इंतजाम है और उनको किसी। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पशुओं के अंदर स्वाइन फीवर बीमारी को लेकर कुछ जानवरों की मौत के बाद पशुपालन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर रामनगर में भी पशुपालन विभाग पूरे तरीके से मुस्तैद है। रामनगर राजकीय पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि पौड़ी और ऋषिकेश क्षेत्र में सुअरों में स्वाइन फीवर के लक्षण पाए जाने के बाद कुछ जानवरों की मौत के मामले भी सामने आए हैं।
हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस प्रकार का मामला रामनगर में सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी विभाग पूरे तरीके से अलर्ट पर है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग द्वारा एक जागरूक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने के साथ ही सोमवार से विभाग की टीम द्वारा जिन इलाकों में ये जानवर पाले जा रहे हैं वहां का सर्वे करने के साथ ही सैंपलिंग करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में स्वाइन फीवर की जो प्रॉब्लम चल रही है, अभी केवल हमारे 2 जिलों में आज तक की पॉजिटिव रिपोर्ट है। एक हमारा पौड़ी में और एक ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भी कुछ एनिमल की डेथ हुई है और पौड़ी में भी कुछ की हुई है। और कल हमारे निदेशक महोदय ने इस बार इसके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं और एक ऑनलाइन मीटिंग ली थी, जिसमें सारे ही जिलों के, हमारे 13 जिलों के CBOs और लैब के जो भी प्रतिनिधि थे वो उनको निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी एनिमल्स हैं सुकर, उनका सैंपलिंग लें और सैंपलिंग लेके फिर उसको विभाग को सूचित करें। लैब के माध्यम से वो फर्दर IVRI बरेली या दूसरी जगह उनकी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है, कि प्रत्येक जिले में निदेशक महोदय और हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी साहब का निर्देश है कि आप जहाँ जहाँ पर इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को सैनिटाइज कर लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत में कोविड वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा और सफल अभियान संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री ने देश में कोविड की 200 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करने को ऐतिहासिक बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं के अथक परिश्रम का परिणाम बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 18 से 59 आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों के लिए निःशुल्क प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए टीकाकरण जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस दौरान अपील की और कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सभी प्रदेशवासी जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं, वो सभी कोविड प्रिकॉशन डोज अभियान का हिस्सा बनकर कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं और लोगों को भी प्रोत्साहित करें। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार परंपरागत विधि विधान के साथ हरेला पर्व मनाया। हरेला के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में सभी मंत्रियों और विधायकों की पत्नियों ने फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया। आपको बता दें कि प्रदेश में 16 जुलाई से 15 अगस्त 2020 तक व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर उपहार स्वरूप मंत्रीगणों और विधायक गणों की पत्नियों को पौधे भी भेंट किए। उन्होंने कहा कि संस्कृति और प्रकृति के संगम से परिपूर्ण ये पावन पर्व हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।